हेलो फ्रेंड्स, यूजीएम लर्निंग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स का एक टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम। उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे बीटेक का हो, चाहे आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है और इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम। तो हम पढ़ेंगे आज बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली थ्योरम क्या होती है। चलो अब पढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली इक्वेशन के अनुसार जब कोई आइडियल फ्लो या आदर्श प्रवाह और इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब असंपीड्य प्रवाह किसी ट्यूब या नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है या कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे कोई ट्यूब है, ट्यूब के इनलेट से आउटलेट तक जब कोई फ्लूइड जो हो वह आइडियल हो और इनकम्प्रेसिबल हो, तब जब कोई फ्लूइड आइडियल हो और इनकम्प्रेसिबल हो तो इनलेट से आउटलेट तक उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एट ईच पॉइंट मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो होती है उसकी कुल ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा कौन कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या हम कह सकते हैं दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होती है? नियत होती है, कांस्टेंट होती है। यही क्या होती है? बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम ये इक्वेशन बनती है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इजकल टू नियतांक या कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का जो प्रूफ है वो कैसे हुआ वो मैं आज तुमको करके दिखाऊंगा। ये मैंने एग्जाम बेसिस पे अगर 2 नंबर में अगर पूछा जाए बर्नौली इक्वेशन क्या होती है तो आप इसको लिख के आए। अगर बर्नौली थ्योरम के बारे में पूरा प्रोसेस पूछें तो आपको ये पूरा मैं प्रोसेस ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको कैसे आता है ये इक्वेशन, और इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये कहां से आया है और ये किस पॉइंट पे बनता है। तो P इक्वल टू क्या होता है? P होता है आपका प्रेशर एनर्जी। क्या होता है आपका? प्रेशर एनर्जी। और ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी का यूज करके लिखेंगे, यूपी बोर्ड से हो, तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेशर एनर्जी को कहते हैं दाब ऊर्जा, इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बहुत बेसिक पॉइंट सिखा रहा हूं आपको, बेसिक पॉइंट से बिल्कुल इजीली तरीके से सिखा रहा हूं आपको, अच्छे से समझ में आए इसलिए। ठीक है ना? तो ये हमारा डायग्राम है। एक हमने कोई ट्यूब लिया है, हमने जो डेटा मतलब तल से कुछ ऊपर है, कुछ ऊपर मतलब थोड़ी हाइट पे रखी हुई है। तो हाइट पे रखी हुई है जिसकी हाइट जो है H2 और H1 है तल से, और जिसका इनलेट सेक्शन जो है, इनलेट सेक्शन का एरिया जो है A1 है, मतलब जो आयतन है उसका A1 है, सॉरी एरिया जो है A1 है, और जो आउटलेट का एरिया है वो A2 है। और वेलोसिटी जो है, गति जो है, गति कितनी है इनलेट पर? V1 है, और आउटलेट पर गति कितनी है? V2 है। और प्रेशर जो बन रहा है हमारा इनलेट पे P1 है और आउटलेट पर प्रेशर कितना है? P2। जो एरिया है A1 और गति V1 और दाव है P1। इनलेट का A1 V1 P1 और इसका आउटलेट का A2 V2 P2। जब हम कोई फ्लो करते हैं, जब कोई फ्लूइड इस ट्यूब में होकर फ्लो करता है तो वो कैसा फ्लो होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो या आइडियल फ्लो या स्टेडी फ्लो। स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड आइडियल फ्लो के लिए और इरोटेशनल फ्लो के लिए ये बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसको प्रूव करने चलते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो माना इसका प्रेशर ए पॉइंट पर, ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, इनलेट ए पॉइंट और आउटलेट बी पॉइंट। माना बिंदु ए पर द्रव का जो प्रेशर है कितना है? P1 है, और बिंदु बी पर द्रव का प्रेशर कितना है? P2 है,
और बिंदु ए पर द्रव का जो एरिया है वो A1 है और बी पर A2 है और गति V1 है और बी पर गति कितनी है V2 किसकी द्रव की। तब द्रव की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा और तथा प्रेशर ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्य पता करना चाहिए। और कार्य पता करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि कार्य वर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। तो फोर्स काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले बिंदु ए पर हमें फोर्स ज्ञात करना है। तो बिंदु ए पर फोर्स ज्ञात कर लेते हैं। फोर्स एट पॉइंट ए या बिंदु ए पर बल बल का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू ए। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1। ये फोर्स आ गया आपका कौन से बिंदु पे, ए बिंदु पे। अब निकालते हैं हम कार्य। सिरे ए पर प्रति सेकंड में द्रव पर किया गया कार्य। मतलब बिंदु ए पर जो द्रव जा रहा है, इनलेट हो रहा है, तो उस पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर कितना होता है, बल इंटू विस्थापन। मैंने अभी बताया था आपको डेफिनेशन क्या होती है कार्य की। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा आपका, बल हमने निकाल लिया है P1 इंटू A1 इंटू V1। ये विस्थापन हो गया हमारा, ये आ गया हमारा बिंदु ए पर द्रव पर किया गया कार्य। अब निकालते हैं एट पॉइंट बी पर, सिरे बी पर प्रति सेकंड में द्रव पर किया गया कार्य। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इंटू A2 इंटू B2। अब क्या करेंगे, द्रव पर कुल किया गया कार्य। अब W1 आ गया, W2 आ गया, अब हमें क्या निकालना है, टोटल कार्य कितना हुआ द्रव पर। तो इस प्रकार द्रव पर कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य कैसे निकलेगा, हमारा निकल आएगा W बराबर कितना आ जाएगा, W1 माइनस W2। तो P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2। हम जानते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये कौन सा सिद्धांत है, संततता का सिद्धांत या अविरतता का सिद्धांत। किसका, अविरतता के अनुसार, सिद्धांतानुसार या अनुसार के अनुसार क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ पे हमारे डेंसिटी का कार्य हो रहा है, डेंसिटी वर्क कर रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेंसिटी को भी ले लेते हैं। A1 V1 इक्वल टू ρ1 या रो इक्वल टू A2 V2 इंटू रो। अगर हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, रो इक्वल टू M अपॉन V। तो V इंटू रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। तो रो V इक्वल टू क्या लेते थे हम, M ले लेंगे। रो A1 V1 इक्वल टू रो, A2 V2 इक्वल टू रो इक्वल टू M। तो ये क्या हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू M अपॉन रो, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये ठीक है। तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, कुल किया गया वर्क, तो ये हो जाएगा P1, ये है P1 M अपॉन रो माइनस P2 M अपॉन रो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ओके। ये आ गया हमारा कुल किया गया कार्य, किस पे, द्रव पे, द्रव पर किया गया कुल कार्य आ गया हमारा ये। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारा कार्य निकल गया हमारा। अब कार्य के बाद क्या निकालेंगे हम, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब निकालते हैं गतिज ऊर्जा। निकालते हैं पहले ए पॉइंट पे फिर बी पॉइंट पे।
ए सिरे पर प्रति सेकंड द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? के से। तो K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 mv1 स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार V पे निकाल लेते हैं हम लोग। V सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 mv2 स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है? द्रव की कुल गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या निकालनी है? तो होगी हमारी K1 आ गया, K2 आ गया। अब हमें कुल वृद्धि निकालनी है, गतिज ऊर्जा में कितनी हुई, कितनी इनलेट से आउटलेट पे जाने पर कितनी वृद्धि हुई है उसकी गतिज ऊर्जा में। तो द्रव की गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? द्रव की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि कितनी हुई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। तो K1 माइनस K2। ओके, तो हमारा K निकल आएगा ये। तो ये कितना हो गया? 1/2 mv1 स्क्वायर एंड 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, नहीं ये होगा K2 माइनस K1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है? हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट, यहां से इनलेट हुआ, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इसकी अपेक्षा V2 पे होगा। तो V2 माइनस V1 करेंगे हम। ठीक है, V2 माइनस V1 मतलब K2 माइनस K1 कर दिए, तो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं हम स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक ऊर्जा, मतलब पॉइंट ए पर, ए सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? U1 बराबर क्या हो गया? mgh1। और इसी प्रकार बी पॉइंट पर निकाल लेते हैं, बी सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। U2 बराबर क्या हो जाएगा? mgh2। अब हमें इसी प्रकार निकालनी है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज कुल स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो क्या करेंगे? इसको करेंगे हम U2 माइनस U1। क्या करेंगे? U2 माइनस U1। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा U2 माइनस U1। तो अब हमारा ये निकल आएगा, U बराबर आएगा mgh2 माइनस mgh1। ओके, अब इसकी ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गया, वर्क आ गया। अब हम क्या करेंगे? वर्क से हमने निकाला था प्रेशर एनर्जी। ठीक है, वर्क से हमारा प्रेशर एनर्जी निकलता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा ही होगा, किया गया कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। क्या हो गया? किया गया कार्य जो होता है हमारा गतिज ऊर्जा में वृद्धि और प्लस करके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसका होता है किया गया कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस
स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब किया गया कार्य कितना आया था हमारा, P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी आई थी, 1/2 m v2 स्क्वायर अपॉन 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस mg h1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से करेंगे जो नेगेटिव पॉइंट है वो इधर ले आएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो P1 m अपॉन रो माइनस इधर आएगा mg h1, तो mg h1 प्लस का हो गया। इसी प्रकार mv स्क्वायर ये आ जाएगा इधर को, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 1/2 mv1 स्क्वायर इक्वल टू इधर का ये जो P2 वाला है वो इधर ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, P2 m अपॉन रो प्लस, अब इसको ले लेंगे 1/2 m v2 स्क्वायर प्लस mg h2। अब हम क्या करेंगे, लेट बी डन, m इज कॉमन एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड रो या डेंसिटी। ओके, अब हम करेंगे m को कॉमन ले लेते हैं, m को कॉमन लेने पर तथा डेंसिटी मतलब रो से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और m कॉमन ले लेंगे। अगर हम दोनों साइड से m कॉमन लेते हैं तो देखो अब दोनों साइड का m जो है कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा P1 इंटू m कॉमन लेके दोनों साइड का m कट गया है, P1 लाओ, P1 इंटू 1 अपॉन रो इंटू रो प्लस g इंटू h1 इंटू रो प्लस 1/2 v1 स्क्वायर इंटू रो। ओके, इसी प्रकार P2 अपॉन रो इंटू रो प्लस 1/2 v2 स्क्वायर इंटू रो प्लस gh2 इंटू रो से रो कैंसिल एंड रो से रो कैंसिल, तो हमारा अब क्या बनेगा, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा बनेगा ये P1 प्लस रो gh1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो gh2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। यहां हम इसको कह सकते हैं P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों कह सकते हैं, हमारी इनलेट की एनर्जी, जो हमारी इनलेट की एनर्जी है वो आउटलेट की एनर्जी के बराबर हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में आपको क्या बताया था कि यदि जब कोई आइडियल फ्लो या इनकम्प्रेसिबल फ्लो या हम कह सकते स्टेडी फ्लो या फिर हमारे इरोटेशनल फ्लो किसी नली में या किसी पाइप में प्रवाहित होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह से, तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर या एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नियत होती है। प्रत्येक बिंदु पर जो ऊर्जाएं होती हैं, प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट इन पाइप। ओके, हमारे प्रत्येक बिंदु पर, पाइप के प्रत्येक बिंदु पर जो जितनी मार्ग के अंदर जितनी भी एनर्जी आएंगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, पाइप के अंदर जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जितनी भी एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। कौन कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसी में ही
कि बर्नौली प्रमेय की एजम्पशंस बताइए या सीमाएं बताइए, एंड एप्लीकेशंस मतलब उसके कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं। तो ये पढ़ने चलते हैं आज हम, ठीक है। ये हमारा ये प्रूफ हो गया है, जहां ये मैंने बता दिया है प्रेशर एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं दाब ऊर्जा, ये होती है गतिज ऊर्जा एंड ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब चलते हैं बर्नौलीज इक्वेशंस की एप्लीकेशंस और एजम्पशंस। तो एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं इसे पढ़ लेते हैं हम। जब कोई पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है या तो उसका क्या होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। पहला ये हो गया द्रव का प्रवाह स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। नंबर 2 आता है अजम्पशन है द्रव का प्रवाह यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अनयूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म होगा तभी वहां बर्नौली इक्वेशन वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। द्रव का प्रवाह नंबर 3 पे आता है, द्रव का प्रवाह नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब अश्यान होना चाहिए और तथा इरोटेशनल होना चाहिए। ये हो गए हमारे अजम्पशन या सीमाएं। इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपकी कोई भी नंबर काटने के लिए नहीं हो सकता, कोई भी नंबर नहीं कटेगा आपको अगर इस टाइप से आप डिफाइन करेंगे, इस टाइप से लिख के आएंगे। एजम्पशन भी लिखेंगे, एप्लीकेशन भी लिखेंगे, पूरा प्रूफ भी करेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे और उसे दिखाएंगे कि ये चीज ये है, ये पॉइंट ये है। एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। बर्नौली इक्वेशन का यूज बहुत जगह होता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं पिटोट ट्यूब, फ्लो सेंसर्स, कार्बोरेटर एंड इजेक्टर। यहाँ आपका यूजेस होता है बर्नौली इक्वेशन का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी बर्नौली इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।